नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर का सालनामा लेकर आपकी खिदमत में मैं सैयद अहमद जिलानी हाजिर हूँ। नाज़रीन 2015 रुखसत हुआ चाहता है। तारीख के औराक में ये साल सियासत, माशियात, समाज, खेल के लिए जहाँ याद किया जाएगा, वहीं हादसात, वाक़यात और आफात की ऐसी कड़वी यादें इससे जुड़ी हैं जो हमें तादेर मुस्तरब करेंगे। साल 2015 की कुछ ऐसी ही खुशगवार और तल्ख यादों को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आइए पहले बात करेंगे शाम की। शाम का बहरान 4 साल बाद भी बरकरार है। हजार मुखालफत के बावजूद सदर बशारुल असद इख्तिदार से चिपके हैं। शाम मक्तल में तब्दील हो गया है। आलमी ताकतें 2 धड़ों में तकसीम हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 2015 में भी शाम का बहरान सुर्खियों में रहा। बहार अरब ने अगर कहीं सबसे पेचीदा सूरत हाल इख्तियार की तो वो शाम है। मार्च 2011 से यह मसला जुकातू है, बल्कि शाम में आईएस के खिलाफ रूस का मैदान में आना अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खटक रहा है। सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में रूस ने शाम में आईएस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद बशारुल असद को अपनी खोई जमीन मिलती हुई मालूम हुई। इसी दौरान अमेरिका के हलीफ तुर्की के जरिए रूसी जंगी तैयारा मार गिराए जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि शामी बहरान के उठते शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। अमेरिका समेत आलमी ताकतों ने तुर्की और रूस से मिल बैठकर मामले को हल करने की अपील की, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच ज़बानी जंग जारी है। शाम में आईएस के खिलाफ लड़ाई में रूस के कूदने के बाद अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। ईरान पहले ही शामी हुकूमत की मदद कर रहा है। रूस के मैदान में कूदने से शाम में पहले से सरगर्म अमल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान पहले फिजाई हुदूद पर बहस तकरार हुई और कई मरहले की बातचीत के बाद इसका हल बहरहाल निकला। अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस पर आईएस के बजाय आवाम और अवामी मकामात को निशाना बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। पेरिस हमलों के बाद आईएस के खिलाफ आलमी ताकतें मुत्तहिदा महाज बनाकर इसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही हैं। उधर सीनाई तैयारा हादसे के बाद रूस ने भी आईएस के खिलाफ अपने हमलों में शिद्दत लाई है। इस बीच वियना में शामी बहरान पर बातचीत का आगाज हो चुका है, मगर इसमें शामिल हुकूमत और न ही अपोजिशन और बागी ग्रुप के नुमाइंदे शामिल हुए। मुज़ाकराती अमल में शामी अपोजिशन और बागियों को मेज पर लाने की जिम्मेदारी सऊदी अरब निभा रहा है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में रियाज में इजलास भी हुआ, जबकि चीन दौरे पर शामी वजीर खारजा वलीद मुअल्लिम ने मुज़ाकरात में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की। इन सब हंगामों के दरमियान शामी सदर बशारुल असद सिफारती सतह पर मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता महीने मॉस्को दौरा किया और ईरान दौरा करने का इरादा भी रखते हैं। बहरकैफ शामी बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ये कहाँ जाकर थमेगा, इस ताल्लुक से पेशगोई करना मुश्किल है, क्योंकि बुनियादी बात पर ही फरीक़ैन को इख्तिलाफ है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी असद को हटाकर इक़्तिदार की मुंतक़ली के ख़्वाहां हैं, जबकि रूस, चीन और ईरान समेत असद के कट्टर हामी ऐसा नहीं चाहते। वैसे भी अमेरिका और मगरबी ताकतों का शाम के बहरान पर पहले से ही मौक़िफ़ ढुलमुल रहा है। असद के मुकाबले में शाम में जो क़यादत अमेरिका और उसके इत्तेहादी खड़ी करना चाहते हैं, वो खुद अभी बैसाखियों के सहारे हैं। 2016 में शामी बहरान पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि साल 2015 तारिकीन वतन के नाम रहा तो गलत नहीं होगा। जंगज़दा इलाकों से बड़ी तादाद में लोग जान बचाने के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए।
लाखों तारिकीन वतन ने बहरी और जमीनी रास्तों से यूरोप का रुख किया। हजारों अफराद समुद्री हादसों का शिकार हुए। बाज यूरोपीय ममालिक ने तारिकीन वतन के दाखिले को रोकने के लिए सरहदी बाड़ लगा दी। देखिए ये तफसीलात। इस साल हमारी यादों पर कश्तियों पर सवार थके हारे पनाह गुज़ीनों या जाए पनाह और खुशहाल की तलाश में गर्द आलूद सड़कों पर भारी कदमों के साथ गामजन मुहाजिरीन की तस्वीर का गल्बा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन UNHCR ने इस बरस 10 लाख से ज़ायद तारिकीन वतन समुद्र अबूर करके यूरोप पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा के ही मुताबिक समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचने के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 3,735 है। यूरोप में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन से मुताल्लिक UNHCR ने अपनी वेबसाइट पर तफसीलात जारी करते हुए कहा कि यूरोप में दाखिल होने वाले 80% तारिकीन वतन समुद्र का मुश्किल सफर तय करके यूनान पहुंचे हैं। इदारे के मुताबिक 8.5 लाख तारिकीन वतन तुर्की से यूनान में दाखिल हुए, जबकि 1.5 लाख अफराद लीबिया से बहरे रूम अबूर करके इटली पहुंचे हैं। सन 2014 के मुकाबले में समुद्र के रास्ते यूरोप आने वालों की तादाद में साल 2015 में नुमाया इजाफा हुआ है और 2014 में महज 2,60,000 अफराद समुद्र के रास्ते यूरोप आए थे। अपने मुल्कों में जंग, तशद्दुद, बदहाली से बचकर बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अफराद इस खतरनाक सफर पर रवाना होते हैं। UNHCR का कहना है कि बहरे रूम अबूर करके यूरोप में दाखिल होने वालों में 49% का ताल्लुक शाम से, जबकि 21% का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तारिकीन वतन के समुद्री सफर के ताल्लुक से शाम के कमसिन लड़के की दर्दनाक हलाकत ने दुनिया भर को झंझोड़ कर रख दिया। शाम के शहर कुबानी का 3 साला बच्चा इलान कुर्दी अपने खानदान के साथ यूनान पहुंचने की कोशिश के दौरान समुद्र में डूब गया था। इसकी लाश तुर्की के साहिल पर औंधे मुंह पड़ी मिली। इलान की लाश की तस्वीर ने दुनिया भर में हंगामा बर्पा कर दिया। इलान की वजह से ही लोगों को तर्क वतन की अज़ियतों और सौबतों का अंदाजा हुआ। शाम, लीबिया, सर्बिया और अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग खुशहाल जिंदगी की तलाश में हिजरत करके यूरोप का रुख कर रहे हैं, जिसके सबब यूरोपीय मुल्कों को बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसे दूसरी जंग अजीम के यूरोप के लिए सबसे ज्यादा संगीन बहरान करार दिया जा रहा है। जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने कहा कि ये यूरोपीय यूनियन के लिए लिमिट्स टेस्ट है, जिसका सामना इसने पहले कभी नहीं किया। बहरान से बचने के लिए बाज यूरोपीय मुल्कों ने तारिकीन वतन की आमद को रोकने के लिए सरहदों को सील कर दिया। हंगरी ने सर्बिया और क्रोएशिया से मुल्हिका अपनी सरहद बंद रखी है। इस तरह तारिकीन वतन को मुतबादिल रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। जर्मनी जैसे मुमालिक तारिकीन वतन का बाहें फैलाकर इस्तकबाल कर रहे हैं। जर्मनी में 10 लाख से ज्यादा तारिकीन वतन पनाहगुज़ीन है। यूनान में 17 से 21 अक्टूबर के दौरान 47,985 तारिकीन वतन दाखिल हुए। गुज़श्ता 10 रोज में सुल्वानिया में 60,000 पनाहगुज़ीन दाखिल हुए। उधर अरब ममालिक की तारिकीन वतन के बारे में सख्त कानून के बारे में बहस ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है। अरब ममालिक की जानिब से शामी तारिकीन वतन के मसले से आंखें बंद करने पर खूब तनकीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब आइए बात करते हैं फिलिस्तीन और इसराइल की। जी हाँ, फिलिस्तीन का इसराइली मकबूजा इलाका पूरे साल दहशत की लहर की गिरफ्त में रहा। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसे चाकू इंतफाजा से ताबीर किया है। साल 2015 फिलिस्तीनियों की रूहों और जिस्मों पर इसराइली बर्बरियत और मजालिम के निशान छोड़कर जा रहा है। साल 2014 की 50 रोजा जंग का साया फिलिस्तीन पर 2015 में भी रहा। एक तरफ हाथों में पत्थर लिए फिलिस्तीनी
और दूसरी तरफ जदीद हथियारों से लैस इसराइली फौजी। ये नजारा फिलिस्तीन के इसराइली मकबूजा इलाके में साल भर नजर आता रहा। इसराइली फौजी पत्थरों के जवाब में टैंकों और मशीन गनों का इस्तेमाल करते रहे। इसराइली फौज के हाथों 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक और कई हजार जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनियों पर हमले करने में इसराइली आबादकार भी पीछे नहीं रहे। दर्जनों ऐसे वाकयात हुए जहां इसराइली आबादकारों ने फिलिस्तीनियों और उनके अमलाक पर हमले किए। दर्जनों इसराइली फौजी और मुतादिद इसराइली आबादकार फिलिस्तीनियों की चाकूजनी का शिकार बने। साल 2015 की इब्तिदा फिलिस्तीनियों की जैतून की ज़राअत पर इसराइली आबादकारों के हमलों से हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर OCHA के मुताबिक 1 जनवरी से 22 अप्रैल के दरमियान फिलिस्तीनियों के जरिए लगाए गए जैतून के कम से कम 8100 दरख्त और पौधों को इसराइली आबादकारों ने तबाह कर डाला। OCHA के मुताबिक फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइली फौज की छापों और तलाशी कार्रवाइयां औसत से ज्यादा हो गई। इसराइली आबादकारों पर हमलों के मामले में फौज के साथ झड़पों के दौरान दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली आबादकारों पर फिलिस्तीनियों के पथराव और माल्टो और कॉकटेल फेंकने के बाद भी मुतादिद वाकयात हुए। 1 अक्टूबर को एक यहूदी जोड़े को बैत फ्यूरिक के नजदीक गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस हमले का इल्जाम हमास पर लगा। इस वाक़े ने तीसरी इंतिफाजा शुरू होने का अंदेशा पैदा कर दिया। अक्टूबर से तशद्दुद का बाजार ज्यादा गर्म हो गया। तकरीबन रोजाना मुजाहरों और झड़पों का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान 117 फिलिस्तीनी हलाक हुए। फिलिस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक अक्टूबर महीने के दौरान एहतजाजियों और मुजाहरों को मुंतशिर करने के नाम पर इसराइली फौज के हाथों 8000 से जायद फिलिस्तीनी जख्मी हुए। 13 से 19 अक्टूबर के दौरान 16 फिलिस्तीनी और 3 इसराइली हलाक हुए। नवंबर का वाकया इसराइली बर्बरियत का मिसाली नमूना है। इस रात 3 बजे हेब्रोन में अल अहली अस्पताल पर इसराइली खुफिया यूनिट के 20 से 30 फौजियों ने धावा बोला और 28 साला अब्दुल्ला आजम को गोली मारकर हलाक कर डाला। हमलावर खवातीन के लिबास पहने हुए थे। इसराइली फौजी अब्दुल्ला आजम के भतीजे आजम इज्जत की गिरफ्तारी के चक्कर में अस्पताल पहुंचे थे, जहां वो जेर इलाज था। 20 साला आजम इज्जत पर 25 अक्टूबर को एक इसराइली आबादकार पर हमले में मुलविस होने का शक था। फिलिस्तीनी जराये के मुताबिक अब्दुल्ला आजम अपने भतीजे की इयादत के लिए अस्पताल में था। उसे उस वक्त गोलियां मारी गई जब वो नमाज सुबह के लिए वजू करके बाथरूम से बाहर निकल रहा था। इसराइल का दावा है कि अब्दुल्ला आजम ने सिपाहियों पर हमला किया था, जबकि अहले खाना का कहना है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने भतीजे की गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। साल 2015 के आखिरी महीने की इब्तिदा एक नौजवान फिलिस्तीनी खातून के कत्ल से हुई। नेब्लोस के रफीदिया से ताल्लुक रखने वाली 19 साला मरियम रामिज हसूना को यहूदी बस्ती इनाव के नजदीक चेक पॉइंट पर एक इसराइली अफसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। अफसर ने इल्जाम लगाया कि खातून ने उसे चाकू मारने की कोशिश की थी। मरियम की लाश के पास एक चाकू रखकर इसराइली फौजियों ने अपने इल्जाम को साबित करने की कोशिश की। चाकूजनी की कोशिश के इल्जाम में 16 साला मामून अल खतीब को एक इसराइली पुलिस एहलकार ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइल फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को हालात की अबतरी के लिए मोर्द इल्जाम करार देता रहा।
जबकि फिलिस्तीन की जानिब से नेतन्याहू को हालात की बदतरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्राएली कार्रवाइयों के खिलाफ कई मुल्कों ने आवाज उठाई और इस्राएली मसनूआत के बायकॉट का भी फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आलमी मंजरनामा 2015 में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, 2015 में बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात रुनुमा हुए। मेरे साथी अबू हुरैरा कुछ अहम हादसात पर रोशनी डाल रहे हैं। जी हुरैरा। जी शुक्रिया जिलानी। बिल्कुल, आज हम नाजरीन को बताएंगे कि 2015 में आखिर वो कौन से हादसात या वो कौन से वाक़यात थे जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। जाहिर सी बात है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि 2015 में वो कौन से बड़े वाक़यात और बड़े हादसात थे जो 2015 में रूनुमा हुए। चलिए शुरुआत हम नेपाल से करेंगे, जहां पर अप्रैल 2015 में नेपाल की तारीख का सबसे बड़ा जलजला आया और इस जलजले की जद में 8000 से ज्यादा लोग आए, यानी 8000 से ज्यादा लोग इस जलजले की वजह से हलाक हुए और लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए और बेघर हो गए। हम आपको बताते चलें कि इस तबाही की वजह से नेपाल अभी भी नहीं उबर पाया है। अभी भी मुतासरीन कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। नेपाल का भी यह वाकया हुआ नहीं था कि साल 2014 में, यानी कि हज के मौके पर कई बड़े हादसात रूनुमा हुए। हम आपको याद दिलाते चलें कि हज 2015 और 14 में हादसों से एक तरह से इबारत रहा। हज के दौरान कई हादसे हुए। इनमें रमी जमरात के दौरान भगदड़ मची और इसमें कई सौ लोग इसकी जद में आए और हलाक हो गए। आपको बताते चलें कि 24 सितंबर सुबह 9 बजे के करीब मिना में रमी जमरात के मौके पर भगदड़ मची। भगदड़ में मुख्तलिफ ममालिक के 2000 से जायद हुज्जाज जा बहक हुए। इनमें ईरान के 600 से ज्यादा हुज्जाज कराम थे और इसी तरह से हिंदुस्तान के भी 100 से जायद हुज्जाज इस हादसे में जा बहक हुए। 2006 के बाद इंसानी जानों के जिया के एतबार से यह सऊदी अरब और खास तौर से अरकान हज के दौरान सबसे बड़ा हादसा था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। हम आपको बता दें कि इस हादसे के बाद सऊदी अरब की इंतजामी सलाहियत पर भी मुख्तलिफ गोशों से सवाल भी उठने लगे। इनमें खासतौर से ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत कई ममालिक शामिल हैं जिन्होंने सऊदी अरब की इंतजामी सलाहियत पर सवाल खड़े किए। तो वहीं मिना में भगदड़ से 12 रोज कबल ही मस्जिदुल हराम में क्रेन हादसा पेश आया। तेज आंधी और बारिश के नतीजे में हुए इस हादसे में 111 अफराद हलाक हुए, जबकि 350 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हुए थे। तो ये दो बड़े ऐसे हादसात थे जो इस बार हज के दौरान पेश आए 2015 में। आगे बढ़ते हैं। 13 नवंबर को पेरिस में बड़ा धमाका हुआ, बड़ा हमला हुआ और यह दहशतगर्दाना हमला था जो साल 2015 का सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला कहा जाएगा। पेरिस के 6 मकामात पर मुनज्जम दहशतगर्दाना हमले से एक तरह से पूरी दुनिया दहल गई। फ्रेंच नेशनल स्टेडियम, रेस्तोरानों, बार, कैफे और कंसर्ट हॉल पर यह हमले किए गए, जिनमें 129 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। बटकला कंसर्ट हॉल पर किए गए हमले में सबसे ज्यादा 89 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 3 खुदकुश बमबारों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। उस वक्त स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी का फुटबॉल मैच चल रहा था, जहां पर यह धमाका हुआ और खुदकुश धमाका था। 3 लगातार खुदकुश धमाके हुए, जिसकी वजह से स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई और एक तरह से हलाकतों की जो तादाद है वो भगदड़ की वजह से और बढ़ी। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो रेस्टोरेंट और बार पर भी हमले हुए, जिनमें 19 अफराद हलाक हुए। इन हमलों में फ्रांस एक तरह से सकते में आ गया, लेकिन फ्रांस ने इससे कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें और तेज कर दी।
हमलों का मुश्तबा मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबूद पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। इस मामले में अब तक 7 मुश्तबा मुलजिमीन को हलाक किया जा चुका है। मजीद की तलाश एक तरह से शद्दोमत से जारी है। हम आपको बता दें कि इस बड़े वाक़ये ने और इस एक बड़े दहशतगर्दाना हमले ने पूरी दुनिया को हला कर रख दिया था। तो वहीं पेरिस हमलों से अगर कुछ पहले की हम बात करें, यानी पेरिस हमलों से कुछ अगर हम पहले की बात करते हैं, कुछ घंटों कबल ही बैरूत में किए गए खुदकुश हमलों में 3 दर्जन से ज्यादा एक तरह से अफराद मारे गए थे। आपको बताते चले कि शुमाली बैरूत में ब्रिज अल जुनैनिया के इलाके में शियों की काबिल लिहाज आबादी है और यहीं पर यह बड़ा हमला और धमाका किया गया था जिसमें इतने लोग हलाक हुए थे। अगर साल 2015 के हम बड़े हादसात और दहशतगर्दाना अगर वाकयों की हम बात करते हैं तो कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो के हादसे और दहशतगर्दाना हमले को हम कैसे भूल सकते हैं। एक तकरीब में की गई फायरिंग में 14 अफराद हलाक हुए। पेरिस हमलों के बाद हुए इस धमाके से अमेरिका एक तरह से सहम गया और पहले से तशवीश में मुब्तला मुसलमान मजीद तशवीशमंद हो गए। सैन बर्नार्डिनो वाकये में मुलविस हमलावर जोड़े का ताक़ुब करके पुलिस ने उन्हें मार गिराया। इस वाकये के बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका में मुसलमानों को काफी ज्यादा परेशानियों और तकलीफ का एक तरह से सामना करना पड़ा। सितंबर में रूस ने शाम में आईएस के ठिकानों पर हमले शुरू किए, लेकिन इसे उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 31 अक्टूबर को जजीरा सिनाई में मेट्रोजेट तैयारा हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में तैयारे में सवार सभी मुसाफिर हलाक हो गए। बहुत शुक्रिया हुरैरा। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। हिंद पाक ताल्लुकात 2015 में ऐसे मोड़ पर आ गए जहां से बेहतरी की उम्मीद की जाती है। दोनों मुल्कों की क़यादत ताल्लुकात को सुधारने के लिए संजीदगी से कोशिश कर रही है। तो ये था 2015 में आलमी मंजरनामा। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि सारी दुनिया इंसानी हुकूक का पासो लिहाज रखेगी ताकि इंसान अपने घर बार और मुल्क छोड़कर दर दर की ठोकरें न खाए और ऐलान कुर्दी जैसे मासूम की समुद्री किनारे वो तस्वीर जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया था हमें दोबारा देखने को ना मिले। तो नाज़रीन, आप देखिए हिंद पाक ताल्लुकात पर यह रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान अब तक 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और हर मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियों को कम करने और बाकायदा मुज़ाकरात की राह हमवार करने में मुआविन रही है। दोनों जानिब खुशगवार ताल्लुकात की आस बंधी है और इन मुलाकातों के मुस्बत असरात जामे मुज़ाकरात पर पड़ने की बात कही जा रही है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आई गर्माहट के अवामिल जो भी हों, लेकिन ये खुशगवार और खुशाइंद हैं। बाज़ ज़राए में दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती क़ुर्बत को बैनुल-अक़वामी दबाव का असर माना जा रहा है, तो कोई इसे पाकिस्तानी फौज का हिंदुस्तानी हुकूमत के तईं बदले नजरिए के चश्मे से देख रहा है। लेकिन इन तमाम क़यास आराइयों से क़त्ए नज़र ये तय है कि दोनों ममालिक अब बातचीत की डगर पर चलकर ताल्लुकात को बेहतर बनाने की मुस्बत कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस आउट ऑफ द थिंकिंग की पज़िराई मुल्क और बैरून मुल्क में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना साहस का कदम उठाया है, मैं तो तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं। यानी ये कितनी बड़ी बात है, सुखद आश्चर्य की बात है और मैं समझता हूं कि ऐसे ही साहसिक कदमों से इतिहास बदलता है। नरेंद्र मोदी जी और नवाज शरीफ दोनों मिलकर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और इसलिए आज चाहिए कि दोनों मुल्कों की जनता इसका स्वागत करे और इसका समर्थन करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नुक्ताचीन जरूर उनकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं और करेंगे। हालिया दिनों में सफारती सतह पर दोनों मुल्कों के बीच काफी हलचल हुई। बैंकॉक में दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई। उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया इजलास में वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने शिरकत की और जामे मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ। फिर काबुल दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबुल से लाहौर जाने का फैसला करके सबको हैरान कर दिया। 25 दिसंबर को पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जन्मदिन था। काबुल दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लगे हाथों नवाज शरीफ को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाकर सबको हैरान कर दिया।
अब आइए एक नजर डालें नरेंद्र मोदी के अनान हुकूमत संभालने के बाद हिंद पाक लीडरों के बीच अब तक हुई मुलाकातों पर। पहली मुलाकात 26 मई 2014 को नई दिल्ली में हुई। नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर हुई है ये मुलाकात। 20 मिनट हुई थी बातचीत। दूसरी मुलाकात 26 नवंबर साल 2014 में हुई। काठमांडू में सार्क समिट के मौके पर हुई ये मुलाकात, मगर बातचीत नहीं हुई। तीसरी मुलाकात 10 जुलाई को रूस के शहर उफा में हुई है, बातचीत भी हुई। चौथी मुलाकात 30 नवंबर 2015 में हुई। पेरिस में क्लाइमेट चेंज समिट के मौके पर यह मुलाकात हुई। मुख्तसर मुलाकात ने 2 मिनट की बातचीत हुई। पांचवी मुलाकात तब हुई जब काबुल से अचानक लाहौर पहुंचे नरेंद्र मोदी। इस मौके पर उन्होंने नवाज शरीफ को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और 1.5 घंटे तक दोनों के बीच गुफ्तगू भी हुई। मैं तारीफ करता हूं मोदी साहब की और नवाज शरीफ की कि उन्होंने ये गैम्बल लिया है, क्योंकि इसमें हर वक्त चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री होने की पॉसिबिलिटी भी ही रहती है। मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होगा। वी विल सी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। हम ये देखेंगे कि इस विजिट के बाद क्या एजेंडा कायम होता है। ये बात भी क्लियर है, अब एक सरप्राइज विजिट नरेंद्र मोदी साहब ने कर ली पाकिस्तान, तो अब इसके बाद उनका दोबारा पाकिस्तान आना भी मुनासिब है फॉर द सार्क मीटिंग लेटर, और नवाज शरीफ का दिल्ली साहब का दिल्ली दोबारा जाना भी मुनासिब है। तो इस मोमेंटम को रिटेन करना, गवर्नमेंट एजेंडास को एक्टिव रखना, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या बेनिफिट्स होंगी, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs होंगी ऑन द ग्राउंड, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हिंद पाक ताल्लुकात में साल 2015 सिफारती सतह पर बेहतर रहा। हालांकि सरहद पार से पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की गईं, लेकिन दोनों मुल्कों के लीडरों ने बातचीत के थमे सिलसिले को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अचानक लाहौर दौरे से तशवीश की फिजा आन की आन में छट गई और साल 2016 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से नई उम्मीदें और नई तवानाई पाई जाती है। साल 2016 में हिंद पाक ताल्लुकात और उम्मीदें क्या हैं? 15 जनवरी को इस्लामाबाद में खारजा सेक्रेटरीज की मुलाकात होगी। देवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास होगा। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। 20 से 23 जनवरी तक यह इजलास चलेगा। 3 महीनों के दौरान दोनों रहनुमाओं की ये तीसरी मीटिंग होगी। 31 मार्च से 1 अप्रैल तक वाशिंगटन में निकोलिया समिट होगा। बराक ओबामा ने मोदी और नवाज दोनों को ही मदऊ किया है। दोनों लीडरों की मुलाकात भी इस मौके पर हो सकती है। सितंबर में इस्लामाबाद में सार्क का इजलास होगा। मोदी और नवाज की मुलाकात होगी। यानी 2016 में भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ने मजीद बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। आइंदा बरस दोनों पड़ोसी मुल्क आज़ादी का 70वां साल भी मनाएंगे। नए साल में इस खुशी के वसीले से और खुशी भी दोनों मुल्कों के दामन में आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।